आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सिंघोला हादसे के बाद बवाल, अफसरों की सुरक्षा पर उठे सवाल, चक्का जाम के बीच बिगड़े हालात, फील्ड ड्यूटी में खतरे का मुद्दा। पच्चीस दिनों से स्ट्रीट लाइट बंद, लोग परेशान, शिकायतों के बावजूद नहीं हुई मरम्मत, विभाग पर लापरवाही के आरोप। मंडी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई, नालियां जाम, जगह जगह कचरे के ढेर, सड़ा कचरा बना आवारा मवेशियों का सहारा। संपत्ति कर वृद्धि को लेकर सियासत गरम, कांग्रेस ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान, आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा। जिले में 3 माह के चावल वितरण का कार्य तेज, करीब 250 राशन दुकानों में वितरण लगभग पूरा, शेष दुकानों में जल्द होगा पूरा वितरण कार्य। राजनांदगांव के सिंघोला में हाल ही में हुए सड़क हादसे के बाद चक्का जाम और प्रशासनिक हलचल के बीच अधिकारियों के साथ हुई धक्का मुक्की का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी संघ ने इस घटना को गंभीर बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई और अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। सिंघोला में सड़क दुर्घटना के बाद हालात संभालने मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों निखिल द्विवेदी और नायब तहसीलदार के साथ कथित धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया था। इस घटना को लेकर अब छत्तीसगढ़ कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी संघ ने कड़ा रुख अपनाया है। संघ के पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि ड्यूटी के दौरान अधिकारियों के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल निंदनीय है, बल्कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। साथ ही यह अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। मामले में संघ ने मांग की है कि घटना में शामिल असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके अलावा दुर्घटना प्रदर्शन और चक्का जाम जैसे संवेदनशील मामलों में मौके पर पहुंचने वाले अधिकारियों को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि फील्ड ड्यूटी के दौरान अधिकारी कर्मचारी कई बार आक्रोशित भीड़ के बीच काम करते हैं, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है। ऐसे में शासन प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। बीते 14 अप्रैल को ग्राम सिंघोला में हुए एक सड़क दुर्घटना ने महेंद्र साहू नामक युवक की जान ले ली थी, जिसके बाद वहां मौजूदा रूप में वहां के स्थानीय ग्रामीण में काफी आक्रोश का माहौल देखने को मिला। हम भी वहां पर मौजूद हुए थे और तत्कालिक में वहां पर की पूरी घटनाक्रम को बताए हुए थे, किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा था और किस तरीके से प्रशासनिक अमलों की वहां पर टीम मौजूद थी। इसी को लेकर के राजनांदगांव के पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पर मौजूद हुए थे। जिस समय प्रशासनिक अधिकारी और ग्रामीणों के बीच में बातचीत चल रही थी, तभी आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि निखिल द्विवेदी, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के नेता है, उनके द्वारा में एक जो वरिष्ठ नायब तहसीलदार हैं, उनके ऊपर धक्का मुक्की जैसा एक सीन वहां पर देखा गया था। जिसके बाद आज इस मामले को लेकर के जिले भर के नायब तहसीलदार और तहसीलदार संघ के लोग, कनिष्ठ अधिकारी संघ के लोग आज यहाँ जिला कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मांग है इनकी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका और घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं? मेरा नाम कमल किशोर साहू है, तहसीलदार डोंगरगांव हूँ मैं और छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जिला राजनांदगांव प्रवक्ता के तौर पर मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उस रात जो घटना घटित हुई थी वो दुर्भाग्यजनक थी। सड़क दुर्घटना हुई थी और वहाँ पर जनता आक्रोशित थी और शासन से मुआवजे की मांग को लेकर के वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। और इसमें जो है पुलिस बल और हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी वहाँ पर ड्यूटी में थे। हमारे साथ ही नायब तहसीलदार श्री राकेश नागवंशी वहाँ पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी कर रहे थे। और इसी बीच आक्रोशित होकर के एक पार्टी के से संबंधित व्यक्ति श्री निखिल द्विवेदी जो हैं, उनके साथ में धक्का मुक्की किए और उनके साथ में जो दुर्व्यवहार किए हैं उससे हम सभी आहत हैं और उसी के विरोध में हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और जिस प्रकार से एक
ड्यूटी में रहते हुए अधिकारी के साथ में वहाँ बर्ताव किया गया है, इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और इस प्रकार की घटना जो है किसी प्रकार से उसका कोई समर्थन नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की संवेदनाएं उस घटने से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रशासनिक अमलों की भी जिम्मेदारी वहां पर बनी हुई थी कि वहां की वस्तु स्थिति को सुधारे, उन व्यवस्थाओं को वहां पर बनाए और शांति व्यवस्था कायम करे। इसी बीच में जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नायब तहसीलदार राकेश नागवंशी जब वहां ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, तब उनके साथ में निखिल द्विवेदी के साथ में धक्का मुक्की जैसा सीन वहां पर मामला सामने में आया था। मैम, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं और आधिकारिक रूप में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप क्या कुछ मांग करते हैं? हम कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी पर जाते हैं और यदि हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो हम अपना कार्य किस तरीके से कर पाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार ना हो और जो भी शांति व्यवस्था के लिए जो भी हम बन पड़ता है वो हम सब करते हैं। तो हमें पुलिस की तरफ से भी हमें थोड़ा समर्थन मिलना चाहिए, हमारी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगी। इस घटना को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी जब वहां पर मौजूद थे तो जिनके साथ में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, नायब तहसीलदार राकेश नागवंशी अभी हमारे साथ में मौजूद है। सर, वहां आप वस्तु स्थिति को संभालने के लिए, वहां पर शांति व्यवस्था बनाने के लिए और क्या कुछ उन लोगों की मांग है उसको लेकर के आप वहां खुद मौजूद थे, किस प्रकार की वहां पर की तस्वीरें आपको समझ में आई थी? वहां पास जो रोड एक्सीडेंट हुआ था उससे तो परिवारजन और ग्रामीणजन आक्रोशित थे और ब्रेकर के मांग को लेकर और त्वरित सहायता मिले, एम्बुलेंस पहुंचे, इस मांग को लेकर मेरे पास अपनी बात रख रहे थे। तो मैंने उस के बारे में आश्वासन दिया हुआ था कि एम्बुलेंस आज के बाद जल्दी पहुंचेगी, बात किया जाएगा हॉस्पिटल से। और स्थिति लगभग संभल गई थी, परिवारजन मान गए थे उठाने के लिए। और जो मुआवजा राशि जो शासन निर्धारित किए हैं 25,000, उसको त्वरित देने के लिए मैंने उनके परिवार को आश्वासन दिया। परंतु इसी को लेकर, बात को लेकर कि आपने सिर्फ इतने बड़े दुर्घटना में सिर्फ 25,000 मुआवजा बोलते हैं करके मेरे ऊपर इन्होंने लगभग हमला किया, समझ जाइए। अब लोगों को भड़काने की कोशिश किया गया। सर, इस प्रकार के अपने ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं, दुर्घटनाएं सामने में आते हैं, तो इस तरीके से जब हमला आपके ऊपर हो जाए या प्रशासनिक किसी अधिकारी के ऊपर हो जाए तो किस प्रकार से आप सुरक्षा की मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित रहें तो पुलिस हमको उस टाइप से प्रोटेक्शन दे। और क्या इस मामले में आप एफआईआर की मांग करेंगे? अभी तो संघ की ओर से तय की जाएगी कि क्या किया जाएगा उसमें करके, तो बात विचार चल रही है संघ में। 14 तारीख को बीती रात जो घटना हमने आपको दिखाया था इंडिया टाउन न्यूज के माध्यम से, वही घटना आज फिर से, यानी कि उस घटने को संभालने के लिए जब प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा हुआ था तो उनके साथ में धक्का मुक्की जैसे मामले जो है वहां पर खड़ी हो जाती है। तब आज 16 तारीख की शाम को प्रशासनिक अधिकारी के पास प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी लोग, कनिष्ठ वरिष्ठ अधिकारी के संघ के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और अपना ज्ञापन दे रहे हैं। आने वाले समय में मांग ये भी इनके द्वारा रखी जा रही है कि इस प्रकार के अगर मामले सामने में आते हैं तो इनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राज्य शासन के आदेश के तहत जिले में हितग्राहियों को 3 माह का चावल वितरित किया जा रहा है। प्रशासन ने इसके लिए व्यापक तैयारी की है और जिले की अधिकांश राशन दुकानों पर वितरण कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 250 राशन दुकानों में चावल वितरण का कार्य तेज गति से किया गया, जिनमें से अधिकतर स्थानों पर वितरण पूरा हो चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार शेष बची कुछ दुकानों में भी जल्द ही वितरण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर 3 माह का राशन उपलब्ध कराया जा सके। प्रशासन का कहना है कि किसी भी हितग्राही को असुविधा न हो, इसके लिए लगातार निगरानी की जा रही है और वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। अभी वर्तमान में 3 महीने का चावल वितरण का निर्देश आया हुआ है। इसमें लगभग 250 से 300 दुकानों में अभी पूर्ण रूप से भंडारण हो गया है और जहां पे 3 महीने का एकमुश्त चावल वितरण किया जा रहा है। और जो बचे हुए शेष राशन दुकानें, लगभग 200 राशन दुकानें शेष है जहाँ पे 3 महीने के अनुरूप भंडारण नहीं हुआ है, वहां भी हम लोग अप्रैल महीना के अंत तक पूर्ण कर लेंगे।
जनगणना 2026-27 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई के बीच प्रगणकों और सुपरवाइजरों द्वारा घर घर जाकर किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। राजनांदगांव के सर्वेश्वर दास स्कूल में 15 से 17 अप्रैल और 20 से 25 अप्रैल तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही 15 अप्रैल से फील्ड ट्रेनरों द्वारा प्रथम चरण का प्रशिक्षण भी प्रारंभ कर दिया गया है। प्रशिक्षण में प्रगणकों और सुपरवाइजरों को जनगणना कार्य की विस्तृत प्रक्रिया समझाई जा रही है। आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान निगम आयुक्त अधिकारी ने निर्धारित समय सारणी के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 15 और 16 अप्रैल को अनुपस्थित कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है। राजनांदगांव में अप्रैल की गर्मी ने इस बार नया रिकॉर्ड बना दिया है। गुरुवार को जिले में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक रहा। पिछले 5 वर्षों में यह दूसरी बार है जब अप्रैल में पारा 44 डिग्री तक पहुंचा है। आपको बता दें कि इससे पहले वर्ष 2022 में भी इसी स्तर का तापमान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले एक सप्ताह में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि पारा लगभग 2 डिग्री तक और ऊपर जा सकता है, जिससे गर्मी और तेज होने की संभावना है। भीषण गर्मी के चलते जिले में हीट वेव और लू का अलर्ट जारी किया गया है। स्थिति यह है कि अब रातें भी गर्म हो गई है और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। राजनांदगांव शहर में संपत्ति कर में बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति कर के विरोध में कांग्रेस पार्षद दल ने अब मोर्चा खोलते हुए जन आंदोलन की राह पकड़ ली है। बढ़ते आर्थिक बोझ के खिलाफ कांग्रेस लगातार विरोध दर्ज करा रही है और इसी कड़ी में शहर में हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान की शुरुआत बसंतपुर क्षेत्र के राजीव नगर में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में की गई, जहां बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने बढ़े हुए संपत्ति कर के खिलाफ अपनी सहमति दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कर वृद्धि सीधे तौर पर आम जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ा रही है। कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान केवल विरोध का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुँचाने का प्रयास है। पार्टी का कहना है कि शहर के सभी 51 वार्डों में यह अभियान चलाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुद्दे से जुड़कर अपना समर्थन दर्ज करा सके। विगत दिनों नगर निगम में भाजपा सरकार द्वारा राजनांदगांव के संपत्ति कर में वृद्धि कर दी गई है, जिसका हम समस्त पार्षद दल और संगठन के द्वारा हमने पूरे बीच में नगर निगम का घेराव भी किया, ज्ञापन भी दिया। उसके बाद अभी तक महापौर जी का स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसको पुनः विचार करे करके, लेकिन हम अब पूरे इसको और तेजी लाने के लिए पूरे 51 वार्ड में हर चौक चौराहे पर वार्डों में जाकर बैठकर जनता का समर्थन ले रहे हैं और जनता स्वतः आके समर्थन दे रही है कि ये संपत्ति कर जो है बिल्कुल कम होना चाहिए, रुकना चाहिए। हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कभी कभी चेहरे तहसीलदार और कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी के बीच हाल ही में उत्पन्न विवाद अब आपसी सहमति से पूरी तरह समाप्त हो गया है। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकाल लिया गया, जिससे क्षेत्र में बनी तनाव की स्थिति खत्म हो गई है। आपको बता दें कि बीते दिनों सिंघोला में हुए सड़क हादसे के बाद मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार और आक्रोशित ग्रामीणों के बीच स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इसी दौरान निखिल द्विवेदी और अन्य लोगों द्वारा कथित रूप से धक्का मुक्की की घटना सामने आई थी, जिसके बाद तहसीलदार और निखिल द्विवेदी के बीच विवाद और बढ़ गया था। मामला तूल पकड़ने के बाद छत्तीसगढ़ कनिष्ठ अधिकारी कर्मचारी सेवा संघ द्वारा इस संबंध में लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया था। इसके बाद आज दोनों पक्षों ने आपसी संवाद और समझदारी का परिचय देते हुए विवाद को समाप्त करने पर सहमति जताई। इस समझौते के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और प्रशासनिक कार्यों के सामान्य रूप से चलने की उम्मीद जताई जा रही है।
आज कलेक्टर साहब के पास हम आए थे और ये मांग थी हमारी, उस दिन भी यही मांग थी कि जो परिवार जिसके साथ घटना हुई है उस परिवार की जो बच्ची है वो नेशनल प्लेयर है, उसे नौकरी दिया जाए या फिर राज्य सरकार कोई मुआवजा घोषित करे। और मुआवजा घोषित करने की मांग को लेकर आज भी आए थे। कलेक्टर साहब ने उसे बहुत गंभीरतापूर्वक सुना है और कहा है कि सरकार से ये बात रखी जाएगी, उस जो महेंद्र साहू है उसके परिवार को न्याय मिलेगा और जो भी सहायता सरकार कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा सहायता वो करेगी। और इस मांग को लेकर यहाँ आए थे। साथ ही जो कल हमारे बीच वो मेरे खिलाफ जो तहसीलदार संघ ने जो एक ज्ञापन सौंपा था, उस ज्ञापन के माध्यम से मुझ पर कार्रवाई की मांग की थी, तो आज मेरी और तहसीलदार साहब की बात हो चुकी है कि वो एक राजनीतिक प्रकरण था, वहाँ पे जनता आक्रोशित थी और आक्रोश की बस ये सब हुई घटनाएं जो मतलब जो घटनाएं हुई हैं वो कोई व्यक्तिगत किसी के साथ मेरी ना दुश्मनी है, ना मेरी ना गंसी साहब के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। वो तो जनता के एक आंदोलन था और जनता के आंदोलन में थोड़ा बहुत इस तरीके का घटनाएं होती है और जो हो गई थी, आज उसे बैठकर हम लोगों ने सॉर्ट आउट। देखो, संघ की ओर से 2 मांगे थी। पहले या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे जाए क्योंकि एक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया गया उनके द्वारा, या उनके विरुद्ध FIR हो। तो इसी संबंध में अपर कलेक्टर साहब ने संज्ञान लेते हुए उनको आज बुलाया गया था और दोनों के बीच में बातचीत किया गया समक्ष कलेक्टर साहब। तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने पर अपनी सहमति व्यक्त की। तो ये जिला संघ की ओर से जो था एक पहला मांग की कम से कम सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगा जाए, उन्होंने किया। तो ऐसे मतभेद को भुलाते हुए हमने आपसी सहमति बनाई गई। विकासखंड छुरिया के अंतर्गत स्वीकृत प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाली नई सड़कों का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद अध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा रहे। इस अवसर पर संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की जीवन रेखा होती है। उन्होंने बताया कि करमरी से ग्वालिनडीही एवं नवागांव से मासूल जेओब तक कुल लगभग 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण करीब 3 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगी और लोगों के जीवन में सुविधाएं बढ़ाएगी। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस विकास कार्य के लिए शासन प्रशासन का आभार व्यक्त किया। राजनांदगांव के गौरीनगर वार्ड क्रमांक 13 में बीते लगभग 20 से 25 दिनों से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी होने से स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिकायतों के बावजूद अब तक संबंधित विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार गौरीनगर मुख्य मार्ग से आदर्श स्कूल तक स्ट्रीट लाइट के केबल आपस में चिपक जाने के कारण पूरी लाइन ठप हो गई है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। रात के समय पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं के साथ साथ असामाजिक गतिविधियों का खतरा भी बढ़ गया है। इसी तरह महादेवनगर क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या ने लोगों में मुश्किलें और बढ़ा दी है। वार्डवासियों का यह भी आरोप है कि गौरीनगर में लगाए गए AB केबल जगह जगह गर्म होकर जल चुके हैं, जिससे बार बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। साथ ही कुछ स्थानों पर दिन के समय भी स्ट्रीट लाइटें जलती रहती है, जो विभागीय लापरवाही को उजागर करता है। इस समस्या पर स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही केबल और बिजली व्यवस्था की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम लोग आज विद्युत मंडल अपने साथियों के साथ यहाँ पहुंचे थे। मुख्य मार्ग जो रेलवे क्रॉसिंग से प्रारंभ होता है, आदर्श स्कूल तक पूरी लाइटें सड़क बत्ती बंद हो चुकी है और महादेवनगर में लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है, जिस कारण लोगों को पंखा चलाने में भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके संबंध में पूर्व में फोन के माध्यम से यहाँ के अधिकारी को सूचित किया गया था, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण आज हम लोग ने यहाँ पर आकर ज्ञापन सौंप कर मांग किया है कि इसकी तत्काल व्यवस्था करें, अन्यथा हम लोग वार्डवासी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी। कुछ क्षेत्रों में उनकी कुछ समस्याएं थी, जिसका उनके द्वारा बताया गया है करके उसका जल्दी निराकरण करवा दिया जाएगा। जो भी उचित निराकरण होगा करवा दिया जाएगा। लो वोल्टेज की समस्या, दिन भर लाइट चालू और बेवजह लाइट रूम मेंटेनेंस को लेकर लगातार लाइट बंद। अभी क्या है सर, उनकी बात उन्होंने कही आपसे। अभी क्या शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मेंटेनेंस चल रहा है
जो कि जनता की सुविधाओं को देखते हुए कि शॉर्ट ड्यूरेशन में ही किया जा रहा है। और मेंटेनेंस, चूँकि ये प्री मानसून मेंटेनेंस का समय रहता है और प्री मानसून मेंटेनेंस चल रहा है करके, तो मेंटेनेंस को समय सीमा में गर्मी को देखते हुए ही 12 बजे तक लगभग बंद करवा दिया जा रहा है। मेंटेनेंस का काम खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं करके। और इससे क्या है कि व्यवस्थाएं जो आने वाले समय में है, आने वाला जो गर्मी अभी और बढ़ने का है और बारिश का है, उसमें थोड़ी व्यवस्था और बेहतर हो सके, इसलिए सिस्टम के दुरुस्तीकरण का काम कर रहे हैं। राजनांदगांव, जिसे संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है, उसकी पहचान देने वाली सब्जी मंडी आज अपनी ही साख पर सवाल बनकर खड़ी है। जहां से पूरे जिले की रसोई का सामान पहुंचता है, वहीं अब बदबू, गंदगी और अव्यवस्था का ऐसा नजारा है कि लोग मुंह फेर कर निकलने को मजबूर है। दरअसल मंडी की गलियों में नालियां जाम है, कचरे के ढेर हर कोने में पसरे हुए हैं और हालात ऐसे हैं मानो सफाई व्यवस्था ने यहां से पूरी तरह किनारा कर लिया हो। व्यापारियों द्वारा सब्जियों का वेस्ट सीधे खुले में फेंका जा रहा है और उसे उठाने की कोई नियमित व्यवस्था नजर नहीं आती। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह सड़ा गला कचरा अब आवारा मवेशियों का सहारा बन चुका है। दिन भर यहाँ घूमते पशु न सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं, बल्कि दुर्घटनाओं और संक्रमण का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। स्थानीय व्यापारी और रहवासी बताते हैं कि शिकायतें कई बार की गई, लेकिन जिम्मेदार तंत्र की चुप्पी अब लोगों के गुस्से को बढ़ा रही है। सांसद संतोष पांडे के प्रयास से राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 5 महिलाओं को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही देखने का अवसर मिला। ये महिलाएं उस समय संसद में मौजूद थी जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा और प्रक्रिया चल रही थी। महिलाओं ने संसद की कार्यवाही को करीब से देखा और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझा। इस अनुभव को उन्होंने अपने जीवन का यादगार पल बताया। इस अवसर पर राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के अध्यक्ष, नगर पंचायत डोंगरगांव अध्यक्ष, पूर्व जनपद अध्यक्ष इंद्रानी चंद्रवंशी और जनपद अध्यक्ष खैरागढ़ राजेश्वरी त्रिपाठी शामिल रही। महिलाओं ने सांसद संतोष पांडे का धन्यवाद किया और कहा कि उनके प्रयास से उन्हें देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था को देखने और समझने का मौका मिला। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम हो रहा है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।